प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का अध्ययन करने से पूर्व अपने समय में प्रचलित न्याय की अवधारणाओं का अध्ययन किया और तत्पश्चात उसका खंडन किया। खंडन करने के उपरांत प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो की दृष्टि से न्याय का वास्तविक निवास स्थान मनुष्य की आत्मा है और राज्य मानव का आत्मा का ही बड़ा रूप है। अतः न्याय का निवास स्थान राज्य में होता है। न्याय की इन दो निवास स्थानों के अनुसार ही प्लेटो न्याय के दो प्रकार बताता है, वैयक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। यहाँ समझने की बात यह है कि प्लेटो अपनी न्याय की अवधारणा को नैतिक मानता है, जबकि हम न्याय को कानूनी रूप में देखते हैं। हम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए न्याय को न्याय मानते हैं, जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो कहते हैं कि जिसके लायक है उसे वह मिलना चाहिए। प्लेटो की न्याय की अवधारणा को समझने के लिए प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं। पहला व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। तो यहाँ हम पहले व्यक्तिगत न्याय का अध्ययन करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, जिन्हें प्लेटो विवेक, साहस और क्षुधा या वासना का नाम देता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों तत्व या गुण उचित मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता पाई जाती है और वह व्यक्ति उस प्रधान तत्व के अनुसार ही समाज में अपना योगदान देता है। अर्थात जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है वह शासन संबंधी कार्य करता है, जिसमें साहस तत्व की प्रधानता होती है वह राज्य की सुरक्षा संबंधी कार्य करता है, और जिसमें क्षुधा सैनिक का कार्य करता है, और जिसमें क्षुधा तत्व की प्रधानता होती है वह समाज में उत्पादन संबंधी कार्य करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी आत्मा के गुण के अनुसार अपना अपना कार्य करता है तो उसे व्यक्तिगत न्याय कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 गुण बताए हैं, जिनमें विवेक, साहस और क्षुधा। वह कहता है कि ये तीनों तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक तत्व की प्रधानता पाई जाती है, और जिस तत्व की प्रधानता पाई जाती है वह व्यक्ति उसी गुण के अनुसार अपना कार्य करता है। तो अब इससे प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है। जैसे जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता है वह शासन संबंधी कार्य करता है, जिसमें साहस तत्व की प्रधानता है या वह सैनिक का कार्य करता है, और जिसमें क्षुधा तत्व की प्रधानता है वह राज्य के उत्पादन का कार्य करता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है, यही प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय है। ये विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब प्लेटो दूसरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि दूसरी प्रकार बताते हैं सामाजिक न्याय। वे कहते हैं कि राज्य में जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की आत्मा में तीनों गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। लेकिन किसी व्यक्ति में
विवेक तत्व की प्रधानता है, किसी व्यक्ति में साहस तत्व की प्रधानता है, किसी व्यक्ति में क्षुधा तत्व की प्रधानता है। तो जिन व्यक्तियों में विवेक तत्व की प्रधानता होती है वो व्यक्ति शासन संबंधी कार्य करते हैं और शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में साहस तत्व की प्रधानता होती है वह राज्य की सुरक्षा का अर्थात सैनिक का कार्य करते हैं और सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में क्षुधा तत्व की प्रधानता होती है वे राज्य के उत्पादन का कार्य करते हैं और राज्य के उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य करता है और इस प्रकार जिन जिन व्यक्तियों में विवेक तत्व की प्रधानता है वो शासक वर्ग का निर्माण हो जाता है, जिनमें साहस तत्व की प्रधानता होती है उससे सैनिक वर्ग का निर्माण होता है और जिनमें क्षुधा तत्व की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार कार्य करते हैं और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यही प्लेटो का न्याय है। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत मानते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हम न्याय को कानूनी न्याय मानते हैं जो न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्लेटो ने ऐसे न्याय को न्याय नहीं माना है, उन्होंने न्याय को आत्मा की अभिव्यक्ति माना है ना। और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। अतः उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। दूसरा, न्याय आंतरिक तत्व है। प्लेटो इस चीज़ का खंडन करते हैं कि न्याय कोई बाह्य, जैसे न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया न्याय न्याय है, नहीं। वो कहते हैं कि न्याय मनुष्य की आत्मा से निश्रित होता है ना। वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो प्लेटो न्याय को आंतरिक तत्व मानते हैं। तीसरा, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है, क्योंकि हमने जब प्लेटो की जीवनी पढ़ी थी तब प्लेटो ने कहा था कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक इस संसार की बुराइयों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो उनका मूल उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। तो उनके आदर्श राज्य की स्थापना की जो आधारशिला है, जिसे हम नींव कह सकते हैं, वो न्याय है। तो उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को आदर्श राज्य से जोड़ा है। उन्होंने कहा है क्योंकि आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है, वह कई पूर्ण कल्याणकारी राज्य होता है। तो ऐसा राज्य तभी हो सकता है जब वहाँ पूर्ण न्याय हो। इसलिए प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है वो नैतिक व्यवस्था है, जब जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को आदर्श राज्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित किया है। चौथा, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है। जो शासक वर्ग का कार्य करते हैं वो शासन संबंधी कार्यों में निपुण हो जाते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का जब काम कोई मनुष्य करता है तो उसमें वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रकार यह कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य करता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। पांचवा, शासक वर्ग का केंद्रीय स्थान है। प्लेटो शासक वर्ग को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है। कहने का मतलब जैसे शरीर में विवेक की प्रधानता होती है उसी प्रकार राज्य में शासक वर्ग की प्रधानता होती है। शिक्षा एवं साम्यवाद न्याय सिद्धांत के अनिवार्य साधन हैं। इनका अध्ययन हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे, जिसमें क्योंकि मैंने आपको इस न्याय सिद्धांत को पढ़ाने से पूर्व प्लेटो ने भी कहा था
कि शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांत, जैसे न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है, नींव है, और उसके पिलर जो हैं वो शिक्षा एवं साम्यवादी सिद्धांत हैं, जिन्हें प्लेटो आगे बताते हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे। कि उनका कहना है कि जब अब ऐसा न्याय कब प्राप्त होगा, जब उसमें उस राज्य में उचित शिक्षा योजना होगी और साम्यवादी सिद्धांत लागू होगा। तो इस प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की ये विशेषताएं हैं। आगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना, अर्थात हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करने के उपरांत क्या कमियां नज़र आती हैं। कि जैसा पहला यह कि यह मात्र नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को केवल नैतिक न्याय सिद्धांत बनाया है, जबकि न्याय के अनेक रूप हैं, है ना? तो उनका वर्णन यहाँ प्लेटो नहीं करता है। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है या अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह दूसरे के कार्य में भी हस्तक्षेप करता है। तो ऐसी इसका वर्णन प्लेटो नहीं करता है। दूसरा, यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, क्योंकि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ग में बांध देता है कि शासन का कार्य करने वाले शासक वर्ग, सैनिक का कार्य करने वाले सैनिक वर्ग, उत्पादन का कार्य करने वाले उत्पादक वर्ग। अर्थात ये वर्ग अपना अपना ही कार्य करते रहेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। तीसरा, प्रजातंत्र विरोधी और अभिजात तंत्र समर्थक सिद्धांत। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, जबकि आलोचना स्वरूप यह कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो अपने सिद्धांत में, न्याय सिद्धांत में अभिजात वर्ग अर्थात उच्च वर्ग, शासक वर्ग को प्रधानता देता है। चौथा, व्यक्तित्व का अपूर्ण विकास होता है। आलोचना में कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करता है तो वह दूसरे पर उसी कार्य में निपुण हो जाता है, लेकिन वो दूसरे कार्य को नहीं सीख पाता। इस प्रकार व्यक्तित्व के केवल एक पक्ष का विकास होता है, अन्य पक्ष अछूते रह जाते हैं। पांचवा, अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनुष्य के मनोविज्ञान के अनुसार इस सिद्धांत को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार के काम करना चाहता है, लेकिन प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ग में सीमित कर देता है, जो मनुष्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगला, आधुनिक युग के अनुरूप नहीं। ये कहा जा सकता है कि प्लेटो ने जिस न्याय सिद्धांत की स्थापना की थी वह कहीं देखा नहीं गया है, और आधुनिक युग, क्योंकि ये औद्योगिक युग है या बहुत विकसित युग है, इस युग में हम कल्पना नहीं कर सकते कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किसी राज्य में लागू हो सके, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य कर सके। पहली बात तो आत्मा के गुण को पहचानेंगे कैसे कि किस तत्व की प्रधानता है ना? तो आधुनिक युग के अनुरूप ये सिद्धांत नहीं है। अंत में प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा तत्कालीन एथेंस के राजनीतिक जीवन के 3 प्रमुख दोषों को समाप्त करने की कोशिश की है, क्योंकि प्लेटो ने अपने समय में जो राजनीति का घृणित पक्ष देखा था, उस समय राजनीति में कुछ दोष उसने देखे थे, उनको वह अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा समाप्त करना चाहता था, जिनमें पहला था
कि शासन कार्य की वास्तविक समझ के बिना जनसाधारण शासन कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। मतलब उस समय प्लेटो ने जो देखा, पहली कमी ये देखी थी कि जिनको राजनीति की समझ नहीं थी वो लोग शासन का कार्य करते थे। प्लेटो ने इस दोष की समाप्ति के लिए इस तथ्य पर बल दिया कि शासक को शासन कार्य का विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी उसे शासन करना चाहिए। दूसरा, सभी व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में भाग लेते थे। प्लेटो ने इस दोष की समाप्ति के लिए न्याय सिद्धांत द्वारा कर्तव्यों की व्यवस्था पर बल दिया है। तृतीय, धनिक व निर्धन वर्ग के नागरिकों के आपसी संघर्ष के कारण राज्य की एकता को सदैव खतरा बना रहता था। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा राज्य की एकता को मजबूत करने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।